हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित नॉवेल बंधक का 10वां भाग। पुलिस वाला जसवीर, कुलवंत, चार अन्य टैक्सी ड्राइवर और जिप्सी में बैठा पुलिस वाला देखते देखते खून में डूबे तड़पने लगे थे। वहां से गुजरती एक कार के ड्राइवर को भी गोलियां जा लगी। ऐसा होते ही कार कंट्रोल से बाहर हो गई और लहराते हुए फुटपाथ से टकराती लुढ़कती चली गई। पीछे से तेज़ रफ्तार में आती कार उल्टी पड़ी कार से जा टकराई। पीछे से आती कारों की ब्रेक लगने से टायरों से चीखने की आवाज़ें वातावरण में गूंजने लगीं। पलक झपकते ही वहाँ का माहौल बदलता चला गया। उनके सामने कारों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। आबू ने दांत भींचे, पुनः MP5 का ट्रिगर दबा दिया। तर 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 सैकड़ों गोलियां निकल कर वहाँ खड़ी कारों में बैठे लोगों को लगने लगीं। चीखों पुकार मच गई। लोग लाशों में बदलने लगे। चल आबू, नदीम चीखा, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। आबू के चेहरे पर वैसी भाव नाच रहे थे। तभी पीछे से एक कार रास्ता बनाती ट्रैफिक जाम की बगल से निकलती वहां तक पहुंची। उस कार का ड्राइवर नहीं जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो इसे सामान्य जाम ही समझ रहा था। आबू फौरन गन थामे सामने आ गया कार के। कार वाले ने फौरन ब्रेक लगाए। नदीम और असलम फौरन बैग घसीटते कार के पास पहुंचे। कार की हेडलाइट की रोशनी में आबू नहाया पड़ा था। आबू ने गन के इशारे से उसे बाहर निकलने को कहा। ड्राइवर ड्राइविंग डोर खुला और वो बाहर निकला। डरा सहमा दिखा कार चलाने वाला। आबू फौरन आगे पहुंचा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। कार स्टार्ट थी। वो आदमी सहमा सा 2 कदमों के फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। नदीम और असलम ने एक बड़े बैग को आनन फानन डिग्गी में रखा और दूसरे को पीछे वाली सीट पर। असलम भागकर आबू वाला बैग भी ले आया और उस कार के पीछे वाली सीट पर रखा। खुद भी वहीं बैठ गया। नदीम आगे आबू के बगल में बैठ गया। तू भी मर, आबू ने गन सीधी करते हुए कार के ड्राइवर से दरिंदगी से कहा। मुझे मत मारना। ना मारूं? आबू गुर्राया। एक लाश के पीछे 10,000 है, क्यों ना मारूं? तर 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 तर। वो चीख भी ना सका और इस तरह नीचे गिरा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। आबू ने गन को नदीम की टांगों पर फेंका और गियर में डालते हुए कार आगे बढ़ा दी। गुर्राहट निकली आबू के होठों से। दरिंदगी उस पर हावी हो चुकी थी। जिस काम के लिए उसे भेजा गया था वो वक्त से पहले शुरू हो गया था। रास्ता याद है राजौरी गार्डन तक पहुंचने का? पीछे बैठे असलम ने पूछा। सब याद है। फिर भी तुम दोनों भी रास्ते पर नज़र रखो। आबू गुर्राया। कितने कमा लिए हमने? शायद 1.5 लाख। 15 से कम क्या मरे होंगे? असलम हंस पड़ा। वर्दी वालों को मारने का 20,000 होना चाहिए था। आबू भी हंस पड़ा। इस तरह तो हम कई करोड़ कमा लेंगे। नदीम खतरनाक स्वर में क्या उठा। लीडर ने कहा था कि अली बोलता है हमारा ग्रुप जितनों को मारेगा उतने 10-10 हज़ार तीनों को मिलेंगे। मतलब कि इन 15 के मरने पर 1.5 लाख हम तीनों को? नदीम ने कहा। हाँ। फिर तो यह करोड़ों का खेल है। जिंदगी भर के लिए करोड़ों हम रातों रात कमा लेंगे। नदीम हंस पड़ा। हमें बंधक बना के रखने हैं, आबू बोला। अभी तो बंधकों की ज़रूरत है। हमें अली का भी ध्यान रखना है। सब काम साथ साथ चलेंगे। बाकी दोनों ग्रुप कहाँ पर होंगे? नदीम ने एकाएक कहा। उन्हें फ़ोन करके देखो, आबू बोला। हमें उससे कोई मतलब नहीं, फ़ोन मत करना। वो अपना काम करेंगे और हम अपना। लीडर की निगाह हम सब पर है। हमें या बाकी दोनों दलों को जो पूछना होगा वो लीडर से पूछा जा सकता है, असलम ने कहा। आबू सामान्य गति से कार चला रहा था। जिस सड़क पर वे थे वहाँ भीड़ थी। ये शायद आज़ादपुर है, नदीम बोला। हाँ, आबू ने सिर हिलाया। काफ़ी आगे बड़ी लाल बत्ती से दाएं मुड़ जाना। आज़ादपुर का पुल वहाँ होगा। उसे पार करके हम शालीमार बाग के इलाके को टच कर जाएंगे। वहाँ से हमें सीधे जाना है राजा गार्डन तक। पीछे बैठा असलम कह रहा था। फिर राजा गार्डन पुल के नीचे से लाल बत्ती से दाएं मुड़ेंगे तो हम राजौरी गार्डन में प्रवेश कर जाएंगे। तब वहाँ हम आसानी से राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल को ढूंढ लेंगे। उस स्कूल तक का कुछ कुछ रास्ता याद है मुझे, नदीम बोला। कुछ मुझे भी याद है, आबू हंसा। मैंने सालों को कैसे मक्खियों की तरह उड़ा दिया। सब पाकिस्तान के दुश्मन थे। देखता हूँ ये हरामी हिंदुस्तान वाले कैसे पाकिस्तान को ख़त्म करने का सपना देखते हैं। तभी नदीम का फ़ोन बजने लगा। लीडर तो नहीं? आबू कार चलाता कह उठा। हेलो। नदीम ने मोबाइल कान से लगाया। शाबाश। लीडर का जोश भरा सर कानों में पड़ा। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। क्या शानदार ढंग से गन का इस्तेमाल किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम तीनों का ग्रुप ही सबसे ज़्यादा पैसे खड़े करेगा। पुलिस वाले हमारे बैगों की तलाशी लेना चाहते थे। अच्छा किया जो सबको मार दिया, और मारो। एक लाश और 10-10 हज़ार तीनों को। अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हो। ऐसा मौका तुम लोगों को शायद ही फिर मिले। दुश्मन तुम लोगों के सामने और हथियार तुम लोगों के पास। मारते जाओ और पैसे इकट्ठे करते जाओ। हिंदुस्तान को बता दो कि जो पाकिस्तान की तरफ आग उठाएगा उसे हम पूरी मौत मारेंगे। दहला दो दिल्ली को, कपा दो सबको।
हम ऐसा ही करेंगे लीडर, नदीम ने कहा। इस वक्त तुम लोग कहाँ हो? हम आज़ादपुर की लाल बत्ती पर पहुंचने वाले हैं। रास्ता याद है कि लाल बत्ती से किधर जाना है? दाएं मुड़ना है, आगे पुल है, उसे पार करते ही हम शालीमार बाग नाम की जगह में प्रवेश कर जाएंगे। खूब शानदार। तुम्हें मालूम है कि अब मैं क्या करूँगा? क्या? अली को खबर दूंगा कि हमारे शेरों ने दल नंबर 2 ने क्या जानदार शुरुआत की है। सुनकर अली खुश होगा। कितने मारे हमने वहाँ? अभी खबर नहीं मिली, परंतु मेरा एक आदमी वहीं पर रहकर लाशें गिन रहा है। जल्दी मुझे पता चल जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनों को मारा है? नदीम ने पूछा। मेरे आदमी इस बात पर नज़र रखेंगे। फिर हिंदुस्तान की सरकार भी तो मरने वालों की संख्या बताएगी। आजकल टीवी चैनल वाले बहुत तेज हैं। वे हर तरफ नज़र रखते हैं और सनसनी से भरी खबरें पहले देने की कोशिश करते हैं। रातों रात दिल्ली के हीरो बन जाओ। पूरा पाकिस्तान तुम लोगों के बारे में सुनने के लिए जाग रहा है। जम जाओ खबरों पर और सबको बता दो कि पाकिस्तान के सच्चे सपूत तुम ही हो। पाकिस्तान की सारी आशाएं तुम तीनों दलों पर टिकी हैं। ऐसे ही काम करो, मारते जाओ और पैसा नाम कमाओ। राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल में पहुंचकर बच्चों और उनके माँ बाप को बंधक बनाओ। तब सैटेलाइट फ़ोन पर तुम लोगों से अली भी बात करेगा। दिखा दो सबको कि दल नंबर 2 का जवाब नहीं। हम सच में दिखा के रहेंगे। इधर से लीडर ने फ़ोन बंद कर दिया था। नदीम फ़ोन को कान से हटाकर कह उठा, हमने जो किया उससे लीडर बहुत खुश है। वो हमारा कारनामा अली को भी बताने जा रहा है। मैंने भून दिया सबको। अबू दांत पीस कर कह उठा, अभी हमें बहुत कुछ करना है। लीडर की बातों से जाहिर है कि सब हमसे बहुत ज़्यादा आशाएं लगाए हुए हैं। हम ज़्यादा करके दिखा देंगे। आबू ने खतरनाक स्वर में कहा। दिखाना ही होगा, तभी तो हम शान से वापस अपने देश में जा पाएंगे। सरहद पर हमारा स्वागत होगा, लोग हमारे स्वागत को वहाँ पर मौजूद होंगे। तब कितना अच्छा लगेगा। असलम कह उठा, तीनों दलों में हमारा दल ही विजेता बनेगा। तभी नदीम पलटकर असलम से बोला, तुम बैठे क्या कर रहे हो? क्यों? असलम ने उसे देखा। बैग खोलो, उसमें से गने बाहर निकालो। कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जंग छिड़ चुकी है। मुसीबत का क्या भरोसा कब आ जाए। असलम तुरंत सीट पर रखे दोनों बैगों को टटोलने खोलने लगा। सामान पूरी तरह चेक कर लो, आबू ने कार ड्राइव करते हुए कहा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन निकाला जा सके। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, रॉयल नाइट क्लब, रात 9:40 पर। रॉयल नाइट क्लब साउथ दिल्ली का मशहूर क्लब था। शाम 6 बजे खुलता था और रात 3 बजे तक खास गहमा गहमी रहती थी। 500 रुपये तो इसकी एंट्री फीस थी। अकेले लोगों के लिए, जोड़ों के लिए और परिवार वालों के लिए भी बहुत कुछ था रॉयल नाइट क्लब में। शीशे के दरवाजे पर पगड़ी और सूट डाले दरबान रहता था। आने जाने के लिए वो दरवाज़ा खोलता था। एक दरबान भीतर की तरफ खड़ा रहता था कि जो भीतर से बाहर जाना चाहे उनके लिए दरवाज़ा खोलता था। भीतर प्रवेश करते ही मीडियम साइज़ के हॉल जैसी जगह थी, जिससे कि रिसेप्शन का रूप दे रखा था। वहाँ रिसेप्शन डेस्क के पीछे बहुत ही सजी संवरी खूबसूरत युवती मौजूद रहती थी। बाकी जगहों पर बेहद कीमती सोफ़े मौजूद थे कि अगर कोई वहाँ बैठकर किसी का इंतज़ार करना चाहे या वक्त बिताना चाहे तो वहाँ रह सकता है। रिसेप्शन वाले हॉल से 2 दरवाजे भीतर जा रहे थे। दोनों दरवाज़ों पर दरवाज़ा खोलने और स्वागत करने के लिए खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद थी। एक दरवाजे पर बार लिखा था, दूसरे दरवाजे पर रेस्टोरेंट लिखा था। बार वाले दरवाजे से भीतर जाने पर आपका सामना बहुत बड़े हॉल से होता है, जिसके भीतर जगह जगह पर बहुत ही डिज़ाइनदार पिलर खड़े हैं और उन पर रंग बिरंगी रोशनियों की लड़ियाँ और चमकदार कागज़ों की लड़ियाँ लगी हैं। छत पर भी भरपूर सजावट की गई है। यहाँ तक कि दीवारों पर भी तरह तरह की ढंग की चीज़ें लगाकर उन्हें खूबसूरत बनाया गया है। स्पष्ट बात तो यह है कि आप कितने भी बुरे मूड में भीतर प्रवेश करें, कुछ ही देर में यहाँ के माहौल के रंग में रंग जाएंगे। फर्श पर रेड कारपेट बिछा है। पूरे हॉल में टेबल कुर्सियां नज़र आ रही हैं। स्टूलों की कतार दीवारों के पास है कि जगह ना मिले तो आप वहां बैठ सकते हैं। एक तरफ खूबसूरत बार बना है जहां पर अधिकतर विदेशी बोतलें सजी नज़र आ रही हैं। सामने की तरफ फ्लोर पर बैंड है जो कि मध्यम सा बज रहा है। आप चाहे तो बैंड वालों से पसंदीदा धुन बजवा सकते हैं, फ्लोर पर जाकर डांस कर सकते हैं। ऐसे मौक़ों पर मौजूदा कई लोग आपकी खुशी में शामिल हो जाएंगे। आपने ड्रिंक ले ली है और आप खाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो इस हॉल से भी रेस्टोरेंट में दरवाज़ा जाता है। दरवाजे के पार जाकर आप रेस्टोरेंट में डिनर ले सकते हैं। इस पर भी आपका मन नहीं भरा तो इसी बार हॉल से सीढ़ियाँ पहली मंजिल पर जा रही हैं जहाँ तरह तरह के गेम्स हैं। वहाँ पर आप अपना वक्त बिता सकते हैं। यानी कि यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक का मनोरंजन करने का सामान मौजूद है। इस वक्त रॉयल नाइट क्लब में चहल पहल शुरू हो चुकी थी और बढ़ती ही जा रही थी। 9:40 पर सोहनलाल और नानिया ने भीतर प्रवेश किया। हॉल में पहुंचकर नानिया कह उठी, कितनी सुंदर जगह है। क्या तुम यहाँ पहले आए हो? नहीं, सोहनलाल नजरें दौड़ाता कह उठा। जगमोहन यहाँ आया होगा, तभी तो उसने यहाँ मिलने को कहा। देवर जी उस लड़की के साथ भी यहाँ आते होंगे।
जिस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। नानिया ने गहरी सांस ली। ऐसी बात करके तुम क्यों माहौल का मज़ा ख़राब कर रही हो? सोहनलाल ने मुंह बनाया। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपका मज़ा ख़राब हो गया? जगमोहन तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा। देखो जी, दुख की इस घड़ी में तुम देवर जी की तरफ उंगली मत उठाओ। नानिया मुंह फुलाकर बोली। आओ, उधर टेबल पर बैठते हैं। सोहनलाल और नानिया ने एक टेबल के गिर्द कुर्सियां संभाल ली। नानिया यहाँ के माहौल से खुश थी। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना यहाँ? नानिया ने सोहनलाल का हाथ हिलाकर कहा। बहुत अच्छा। अगर जगमोहन ने यहाँ ना आना होता तो और भी अच्छा लगता। तुम फिर देवर जी के पीछे पड़ गए। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। तभी वेटर उनके पास आया। सोहनलाल ने अपने लिए लार्ज पैक का ऑर्डर दिया। नानिया के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा। ज़्यादा मत पीना। नानिया ने वेटर के जाने के बाद उसे सतर्क किया। मैं पीता ही नहीं हूँ, तुम जानती भी हो। आज तो यूं ही ले रहा हूँ। फ्लोर पर म्यूजिशियन मधुर सी धुन बजा रहे थे। मुंबई में ऐसी जगहें नहीं हैं, नानिया ने पूछा। बहुत है। तो तुम मुझे लेकर क्यों नहीं गए? मुझे नहीं पता था कि ऐसी जगह तुम्हें अच्छी लगेंगी। अब ले चलूं? देवर जी नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं, हमें देख लेगा तो पास आ जाएगा। 9 बजे का वक्त दिया था, अब तो 10 बजने वाले हैं। मुझे देवर जी की चिंता होने लगी है। सोहनलाल ने नानिया को घूरा फिर कहा। तुमने कभी मेरी चिंता की है? तुम्हारी चिंता क्यों करूं? तुम तो हमेशा मेरे पास मेरी आंखों के सामने रहते हो। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें देवर जी की चिंता क्यों नहीं है। क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, जबकि तुम्हारी नज़रों में वो भोला भाला है। क्यों? नानिया तुनक कर बोली। वो भोला भाला नहीं है क्या? तुम मेरे से बहस क्यों करती हो? सोहनलाल झल्लाया। तुम बातें ही ऐसी करते हो। देवर जी के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो। तभी वेटर ऑर्डर सर्व कर गया। सोहनलाल ने गिलास उठाकर घूंट भरा। नानिया ने भी कोल्ड ड्रिंक उठा ली थी। घूंट भरकर बोली, मेरा मन डांस करने को कर रहा है। नानिया ने फ्लोर पर थिरकते जोड़ों को देखते हुए कहा। सोहनलाल हड़बड़ा उठा। क्या कहा? डांस? हाँ, तुम चलोगे मेरे साथ वहाँ डांस करने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी 15 पुश्तों में से भी किसी ने कभी डांस नहीं किया। अब सीख लो। थोड़ा सा मुझे आता है, मैं सिखा दूंगी। ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। मुझे नहीं लगता कि जगमोहन आएगा। क्यों? 9 का वक्त था, 10 बजने जा रहे हैं। हमें खाना खाकर चल देना चाहिए। तुम्हें तो अपने खाने की पड़ी है। वो बेचारा जाने किस हाल में होगा। ज़रा फ़ोन तो करो उसे। फ़ोन? पता तो चले कि वो किस हाल में है, आ रहा है या नहीं। तुम करो। सोहनलाल ने घूंट भरा। मैं अपना मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। बहुत मतलबी हो, नानिया ने कहा और अपना मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगी। सोहनलाल विस्की के घूंट लेता इधर उधर देख रहा था। यहाँ का माहौल उसे अच्छा लगा था। रौनक बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि आने वाले थोड़े से वक्त में यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी। नानिया का फ़ोन लग गया। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो देवर जी। नानिया बोली। हम कब से यहाँ हैं, तुम पहुँचे नहीं? बस आ रहा हूँ भाभी, पहुँचने वाला हूँ। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? हाँ ठीक है। तुम तो जानती हो तुम तो जानती हो भाभी कि अब तबीयत की तरफ कहाँ ध्यान जाता है। अब तो मैं समझती हूँ। नानिया ने गहरी सांस ली। तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाई सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा दुख अब हमारा दुख है। सोहनलाल ने नानिया को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। जो दुख मुझे है वो किसी दूसरे को कैसे हो सकता है? ये बात तो ठीक कहते हो देवर जी। फिर भी जितना दुख हम कम कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। मेरा तो मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। भाभी से मिलने की बात ना होती तो मैं आता ही नहीं। हिम्मत मत हारो, हौसला मत छोड़ो। अपने भैया को देखो, कितनी हिम्मत वाले हैं। इन जैसे बन जाओ। अच्छा ये बताओ कि तुमने कभी डांस किया है? नानिया बोली। डांस? यहाँ लोग फ्लोर पर डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस करना चाहती हूँ। तो सोहनलाल के साथ करो। इन्हें कहाँ डांस आता है, ये तो फुस हैं। नानिया ने गहरी सांस ली। कौन कहता है कि सोहनलाल को डांस नहीं आता? यही कहते हैं। सोहनलाल तो बहुत अच्छा डांस करता है। पता नहीं तुम्हें उसने ऐसा क्यों कह दिया। अच्छा? नानिया ने सोहनलाल को घूरा। सोहनलाल मस्त था घूंट भरने और इधर उधर देखने में। रौनक बढ़ती जा रही थी। अच्छा भाभी, फ़ोन बंद करता हूँ, पहुँचने वाला हूँ। ठीक है देवर जी, जल्दी आ जाओ। तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। इसके साथ ही नानिया ने फ़ोन बंद कर दिया और तीखे स्वर में सोहनलाल से कह उठी। क्यों जी? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? सोहनलाल ने नानिया को देखा। ये कि तुम्हें डांस करना नहीं आता। तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे डांस करना आता है? सोहनलाल मुस्कुराया। देवर जी ने। उल्लू का पट्ठा, सोहनलाल के होठों से निकला। क्या कहा? उसने तुमसे मजाक किया है, मुझे डांस नहीं आता। सोहनलाल ने सिर को झटक कर कहा। वो ऐसा मजाक क्यों करेगा? वही जाने कि क्यों करेगा। देखो, अगर तुम्हें डांस आता है तो चलो मेरे साथ डांस करो। नानिया कह उठी। मुझे नहीं आता। आने दो देवर जी को, नानिया ने देख लेने वाले ढंग में कहा। 10:05 पर जगमोहन ने रॉयल नाइट क्लब की पार्किंग में कार रोकी।
इंजन बंद किया, नीचे उतरा, शीशे चढ़ाए और डोर लॉक करके मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन इस वक्त पैंट और कॉलर वाली स्कीवी में था, शेव कर रखी थी, चमक रहा था। तभी उसकी निगाह खान और शाहिद पर पड़ी। वे दो बैगों को पहिए के दम पर खींचते इसी तरफ आ रहे थे। बड़े बैगों के साथ किसी का नाइट क्लब के दरवाजे की तरफ बढ़ना उसे अजीब लगा, परंतु उसने खास ध्यान नहीं दिया और दरवाजे के पास जा पहुंचा। दरबान ने गेट खोला तो वो भीतर प्रवेश कर गया। रिसेप्शन डेस्क पर जाकर 500 रुपये चुकाकर एंट्री की पर्ची ली और भीतर प्रवेश करता चला गया। शाहिद और खान ठिठके। दरबान की निगाह उन्हीं पर ही थी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े बैग थे। सामान के साथ क्लब में प्रवेश करने पर मनाही थी। तभी अदनान और नवाब भी दो बैगों को ढकेलते पास आ गए। चारों की नजरें मिली। खूंखारता वैशीपन के भाव चमक रहे थे चेहरों पर। काम शुरू करने का वक्त आ चुका है, अदनान बोला। इसी काम के लिए हम इस मुल्क में आए हैं। याद रखो, यहाँ सब हमारे दुश्मन हैं, बदला लेने आए हैं हम। हमदर्दी जैसी किसी चीज़ का जन्म हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। शासन वही करता है जो क्रूर होता है। हमने लोगों को बंधक बनाकर रखना है, तो हमें दिखाने के लिए ही सही लाशें बिछानी होंगी। लीडर हमें बता चुका है कि हमारा ग्रुप जितनी लाशें गिराएगा, हर लाश पर हम चारों को 10-10 हज़ार मिलेगा। यानी कि ये पैसा कमाने का हमारे सामने सुनहरी मौका है। दौलतमंद बन जाओ, लाशें बिछाओ, यहाँ सब हमारे दुश्मन हैं। दरबान हमें देख रहा है, खान बोला, क्योंकि हम बैग साथ में लिए हैं और वो हमें सामान के साथ भीतर नहीं प्रवेश करने देगा। नवाब ने कहा, इस नाइट क्लब के भीतर बाहर का पूरा नक्शा अली हमें सीडी के जरिए दिखा चुका है। यहाँ के रास्तों को हम इस तरह जानते हैं जैसे कि हम यहाँ रोज़ आते हैं। हमें यहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए। मेरे साथ दो लोग आओ, गने निकाल लो। एक बैग के साथ यहीं रहेगा। पहले हम भीतर के हालातों पर काबू पाएंगे, फिर चौथा और बैगों को भीतर ले आएगा। तुम तीनों काम शुरू करो, शाहिद बोला। बैगों को एक एक करके मैं भीतर लाता हूँ। सन्नाटा सा आ ठहरा चंद पलों के लिए उनके बीच। तो तय रहा, हम काम शुरू करते हैं। खान के दांत भिज गए। याद रखो, रहम नहीं, क्रूर बनो, क्योंकि हमने शासन करना है, अदनान ने वैसी स्वर में कहा। गने निकालो, नवाब बोला। इस बैग में गने हैं। शाहिद ने एक बैग को हल्की ठोकर मारी। नवाब झुका, बैग की जिप खोली और गन निकाल ली। फुर्ती के साथ खान और अदनान ने भी गनें निकाली। आओ, नवाब ने कहा और उसी पल घूमते हुए दरबान की तरफ गन करके ट्रिगर दबा दिया। तर 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 तर। तेज आवाज उभरी और दरबान खत्म। लकड़ी के दरवाजे के पार भीतर जो गनमैन खड़ा था उसे भी गोलियां जा लगी। तीनों तेजी से दौड़ते हुए दरवाज़ा ढकेल कर भीतर प्रवेश कर गए। वहां रिसेप्शनिस्ट हक्की बक्की सी थी कि ये क्या हो गया। रिसेप्शन के सोफों पर भी चार लोग स्तब्ध से बैठे थे। खान ने तुरंत अपनी गन का मुंह खोला और गोलियां पांचों के जिस्म में धंसती चली गई। तीनों दौड़ते हुए बाहर के दरवाजे को ढकेलते भीतर प्रवेश करते चले गए। तीनों वहशियों ने दाएं बाएं और सामने की तरफ मोर्चा संभाला और गनों का मुंह खोल दिया। तर 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 तर। गोलियों की आवाज़ों के साथ वहां चीखें सुनाई देने लगी। बारूद की स्मेल वहां भरने लगी। मिनट भर यही आलम रहा। किसी को ना समझ में आया कि क्या हो रहा है। एक दूसरे को मरते देख रहे थे वे। पास वाले को गोली लगते देखते तो उसी पल खुद को भी गोली लग जाती। गोलियों के रूप में मौत की बरसात हो रही थी। नंगा नाच था मौत का। चंद पल पहले ही सब हंस खेल रहे थे, अपनी समस्याओं में उलझे थे, परंतु अब एक ही समस्या थी, ये जानना कि ये क्या हो रहा है। लोगों को ये भी पता नहीं चल सका कि वो मरने जा रहे हैं। मरते जा रहे थे लोग, गिरते जा रहे थे। चीखो पुकार ऐसी कि जैसे उन्हें काटा जा रहा हो। मौत की मौत, मौत ही मौत बरस रही थी हर तरफ। तभी खान गोलियां चलाकर रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगा। एक युवक को गोलियां लग चुकी थी, फिर भी वो नवाब की तरफ दौड़ आया। नवाब ने दांत भींच कर गन उसके चेहरे की तरफ की और ट्रिगर दबा दिया। ढेरों गोलियां निकली और उस युवक के कंधों से सिर गायब हो गया। वो नीचे जा गिरा। खान ने रेस्टोरेंट का शीशे का दरवाज़ा खोला और वहां बैठे लोगों पर गन का मुंह खोल दिया। तड़तड़ की आवाज़ें तो जैसे वहां का हिस्सा बन चुकी थी। लाशें, खून, बारूद की स्मेल, दबे सहमे दुबके रोते कांपते लोग। मात्र 1 मिनट में ही वहां का पूरा माहौल बदल गया था। वहशत का आंगन लग रही थी वो जगह। लाशों के शहर जैसा नज़ारा था। कोई लाश कुर्सी पर पड़ी औंधी थी तो कोई टेबल पर अटका पड़ा था। कोई स्टूल पर दीवार के साथ बैठा था तो अब वैसे का वैसे ही बैठा रह गया था। मुंह और आंखें खुली थी। एक लाश तो पिलर के साथ सटी खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी विस्की का गिलास थमा था। सारी जगह का हाल ब्याह करना आसान नहीं था। लाशों की जेबों में पड़े कई मोबाइल फ़ोन बज रहे थे। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एकदम शमशान सा सन्नाटा ठहरा था वहाँ। अदनान और नवाब गने थामे दाएं बाएं फैलते चले गए। सब नीचे बैठ जाओ, नवाब चीखा, जल्दी। जबकि लोग पहले ही दुबके पड़े थे। उसी पल खान रेस्टोरेंट के दरवाजे पर नजर आया। क्या रहा? अदनान ने खूंखारता भरे स्वर में पूछा। रेस्टोरेंट में आधे से ज़्यादा लोग खत्म। दूसरी तरफ खुलने वाले दरवाजे पर मैंने कुंडियाँ चढ़ा दी हैं, खान बोला और वापस रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गया। तभी रेस्टोरेंट में छोटी फायरिंग की आवाज़ आई।
चलो, अदनान ऊंचे स्वर में बोला। जो जिंदा है वो हॉल के बीचों बीच आकर बैठ जाए। जल्दी करो, नवाब गुर्राया, वरना हम फिर गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। तभी एक औरत खड़े होते हुए बोली, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? मेरे पति को मार दिया, इतने लोगों को मार। उसकी बात पूरी भी ना हो सकी, अदनान की गन गरजी और औरत का शरीर उछलकर नीचे गिरा और वो शांत पड़ गई। जो हम कहते हैं वही किया जाए। अदनान आगे बढ़ता वहशी स्वर में चीख उठा, तुम सब किस्मत वाले हो जो बच गए हो। जल्दी से उठो और हॉल के बीच आ बैठो। हम कोई मामूली गुंडे बदमाश नहीं, हम आतंकवादी हैं, और यह आतंकवादी हमला है। हमारी बात मानोगे तो जिंदा रहोगे, हम तुम्हें बंधक बनाकर रखेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं। भारत सरकार मांगों को मान लेगी तो हम तुम सबको आज़ाद कर देंगे। खड़े हो जाओ, हमसे उतना ही डरो जितनी ज़रूरत है। सब हॉल के बीचों बीच वाली जगह पर आकर बैठ जाओ। बार बार नहीं कहेंगे हम। देर की तो हम गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। इस बार अदनान की बात का असर हुआ। टेबल कुर्सियों के नीचे छिपे पड़े लोग, बार काउंटर के पीछे छिपे लोग, फ्लोर की तरफ दुबके पड़े लोग धीरे धीरे उठने लगे, बाहर निकलने लगे, आगे आने लगे। खान और नवाब के दांत भिजे हुए थे। वे सतर्कता से गने पकड़े हुए थे। जल्दी करो, नवाब चीखा। लोगों के कदमों में कुछ तेजी आई। कोई भी चालाकी ना करे, हमारी बात मानते रहने में ही तुम सबकी जिंदगी सलामत है। कहने के साथ ही अदनान आगे बढ़ा और लोगों को गन चुबो चुबो कर जल्दी से आगे बढ़ने को कहने लगा। तभी शाहिद ने भीतर प्रवेश किया। एक बैग को वो ले आया था। उसे छोड़कर वो दूसरा लेने वापस चला गया था। उसे ये देखकर तसल्ली मिली थी कि सब कुछ उनके कब्जे में हो चुका है। नवाब ने चिल्लाकर खान से पूछा, वहाँ कितने लोग हैं? परंतु खान रेस्टोरेंट के भीतर था, उसने आवाज़ नहीं सुनी। नवाब गन थामे सतर्क खड़ा बार बार चिल्लाए जा रहा था कि जल्दी करो, जल्दी करो। अदनान गन थामे सबको हॉल के बीच इकट्ठा कर रहा था। उसी पर नवाब ने देखा कि एक युवक खिसकता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया था। वो बाहर निकलने जा रहा था। नवाब ने गन का मुंह उधर किया और ट्रिगर दबा दिया। तर 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 ढेरों गोलियां निकलीं और उस युवक के शरीर में जा धंसी। वो तड़प कर नीचे जा गिरा। नवाब गुर्रा कर चीखा, खबरदार जो किसी ने दरवाजे के पास भी पहुंचने की चेष्टा की। लोगों का अब हॉल में बीचों बीच इकट्ठा होना शुरू हो चुका था। सब दहशत में डूबे कांप रहे थे। जहां भी उनकी नजरें जाती वहां लाशें ही लाशें पड़ी थीं। रेड कारपेट पर खून का रंग तो नजर नहीं आ रहा था, परंतु वो जगह जगह खून से गीला हुआ नजर आ रहा था। किसी को कपा देने के लिए यह माहौल काफ़ी था। शायद पुनः आया भीतर। इस बार 2 बैग ले आया था, फिर वापस चला गया। मौत की घड़ी टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी। सब हॉल के बीचों बीच इकट्ठे होते जा रहे थे। जगमोहन, सोहनलाल और नानिया टेबल के नीचे दुबके हुए थे। जो ही गोलियां चलनी शुरू हुई, जगमोहन और सोहनलाल तुरंत नानिया के साथ कुर्सियां छोड़कर नीचे जा दुबके थे। क्या हुआ, क्या हुआ? नानिया यही कही जा रही थी। जगमोहन और सोहनलाल हक्के बक्के थे कि ये क्या हो रहा है। गनों से बेहिसाब गोलियां निकल रही थी और लोग चीखते तड़पते नीचे गिरते जा रहे थे। कुछ पल तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। जब समझ आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ लाशें ही लाशें बिखरी नजर आ रही थी। वो कुछ ना कर सके थे। कर सकने का मौका ही नहीं मिला था। मौका मिला भी होता तो भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास गनें थी और उनके सिरों पर खून सवार था। वो क्रूरता का बेपनाह इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह लोगों को मार रहे थे जैसे वे कीड़े मकोड़े हों। चंद पलों में ही इन लोगों ने हंसते खेलते नाइट क्लब को मौत का मैदान बना दिया था। रेस्टोरेंट में भी गोलियां चलने की आवाज़ें आई थीं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थीं, यानी कि मौत का तांडव हर तरफ हो रहा था। जगमोहन के पास रिवॉल्वर थी। वो चाहता तो इन्हें ठिकाने लगाने की चेष्टा कर सकता था, परंतु ऐसी स्थिति में उसे सोहनलाल और नानिया की चिंता थी। उनके पास गनें थी। जीत उन्हीं की होनी थी। रिवॉल्वर की नाल से एक एक गोली ने सोच कर निकलना था, परंतु गन से तो तड़ 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 बेहिसाब गोलियां निकलनी थी और उन्हें ख़त्म कर देना था। यही वजह थी कि जगमोहन कुछ नहीं कर सका था। क्या हुआ? नानिया की आंखें फटने लगी थी। इतनी लाशें, हे भगवान, ये क्या हो रहा? चुप रहो, सोहनलाल ने दांत भींचकर कहा, आवाज़ मत निकालो। लेकिन सुना नहीं, चुप रहो। अब वे लोग गने थामे वहाँ घूम रहे थे और सबको हॉल के बीचों बीच आ जाने को कह रहे थे। ये हमें इकट्ठा करके हम पे गोलियां बरसाएंगे, सोहनलाल बोला। नहीं, मेरे ख्याल में जितनी दहशत फैलाना चाहते थे ये फैला चुके, जगमोहन चिंतित स्वर में बोला। तो ये कबूल कर चुके हैं कि ये आतंकवादी हैं। इस स्थिति में ये हमें बंधक बनाकर रख सकते हैं। सोहनलाल के दांत भिज गए। हमें बाहर निकलना होगा। वो एक आदमी गन थामे घूमता सबको छुपी जगह से खुले में भेज रहा है। जगमोहन ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा, हमें भी बाहर निकलना होगा। उनकी बात माननी होगी। हमारे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जगमोहन मोबाइल से नंबर मिलाते नानिया से बोला, भाभी, तुम कान खोल कर सुन लो। इन लोगों के सामने कोई बात नहीं करना, वरना ये तुम्हें मार देंगे। बात करने से लगता तो ऐसे ही है, तुम चुप रहना, एकदम खामोश। वो बोलने को कहे तब बोलना। तभी फोन लग गया, बैल गई, फिर देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, मेरी बात सुनो, जगमोहन ने दबे स्वर में कहा।
रॉयल नाइट क्लब पर आतंकवादियों का हमला हुआ है। सैकड़ों लोगों को उन्होंने शूट कर दिया है। वे क्रूरता का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी नज़रों में किसी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। हम तीनों जिंदा हैं और फंस चुके हैं। अब वे बचे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। कितने हैं वे? देवराज चौहान का हक्का बक्का सर कानों में पड़ा। शायद 3। उनके पास गन है। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, जगमोहन ने दबे स्वर में कहा। गन पकड़े अदनान लोगों को हॉल के बीच चलने को कहता हुआ उधर ही आ रहा था। मैं नहीं जाऊंगा। तभी टेबल के नीचे दुबका एक आदमी चीख उठा, मुझे मत मारो, मैं। उसी पल अदनान की गन गरजी और वो शांत पड़ गया। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो मर जाएगा। इसी तरह जिंदा रहना चाहते हो तो हमारी बात मानते रहो, अदनान ने चीख कर कहा। तुम? उधर से देवराज चौहान ने कुछ कहना चाहा, परंतु जगमोहन ने सोहन लाल को उठने का इशारा किया और फ़ोन जेब में रखकर खुद भी उठ गया। सोहन लाल और नानिया भी उठे। चलो चलो। अदनान 4 कदम दूर खड़ा नीचे दुबके लोगों को उठाता और उनकी तरफ गन हिलाता कह उठा, हॉल के बीच जाकर बैठ जाओ, जहाँ और लोग भी बैठे हैं। कोई भी शरारत ना करे वरना हम मार देंगे। सभी शराफत से हॉल के बीचों बीच की तरफ बढ़ गए। वहाँ 20-25 लोग पहुंच चुके थे। शाहिद चौथा बैग और छोटे वाले चारों बैग भीतर ले आया। सब हो गया? हाँ, शाहिद ने नज़र घुमाते हुए कहा। दरवाज़ा बंद कर दे अच्छी तरह। शाहिद ने फौरन दरवाज़ा बंद किया और बैग से गन निकाल ली। तू यहाँ देख, मैं ऊपर गेम्स हॉल से लोगों को लाता हूँ, नवाब ने कठोर स्वर में कहा। शाहिद ने नवाब की जगह ले ली। नवाब गन थामे तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर भीतर जाकर रेस्टोरेंट की सारी स्थिति खान के काबू में थी। वहाँ भी जगह जगह लाशें बिखरी हुई थी। दीवारों पर खून के छींटे थे। मरने वालों में क्लब के कर्मचारी भी थे और वहाँ आने वाले लोग भी, परंतु काफ़ी जिंदा भी नजर आ रहे थे। इन सबको इधर भेज दे, नवाब ने कहा और पलट कर उस तरफ बढ़ गया जहाँ ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थी। अभी नवाब 6 कदम ही आगे गया होगा कि एक टेबल के पीछे छिपे व्यक्ति ने उस पर छलांग लगा दी। नवाब जोरों से लड़खड़ाया। वो व्यक्ति नवाब की गन छीनने की कोशिश कर रहा था। संभल के नवाब, शायद चीखा। इस साले को तो। नवाब अपनी गन को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश में था, परंतु वह व्यक्ति इस हद तक डरा हुआ था कि उसी डर की वजह से उसमें दम भर आया था। वो गन को छीन लेना चाहता था। तभी शाहिद भागा भागा पास आ पहुंचा। दरिंदगी बरस रही थी शाहिद के चेहरे पर। उसने नवाब को बचाते हुए गन उस आदमी की कमर में रखी और ट्रिगर दबा दिया। तड़ता तड़ता वो आदमी तड़प कर दूर जा गिरा और शांत पड़ गया। नवाब ने चैन की सांस ली। साला कुत्ता, नवाब दांत किटकिटाओ था। शाहिद तुरंत पलटकर अपनी जगह पर वापस चला गया था। नवाब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जो पहली मंजिल पर जा रही थी। हॉल से ऊपर जाती वो खुली सीढ़ियाँ थी। वहाँ से हॉल का नज़ारा और हॉल से वहाँ का नज़ारा स्पष्ट दिख रहा था। गन थामे शाहिद हॉल के बीचों बीच आ बैठे लोगों से 10 कदम की दूरी पर सतर्कता से उन पर नजर रख रहा था। हर कोई सहमा सा, डरा सा, मौत के भय से कांप रहा था। अब रेस्टोरेंट की तरफ से भी लोग वहां पहुंचने लगे थे। कई अपनी जान गंवा बैठे थे, परंतु इस वक्त किसी की मौत का दुख मनाने का समय नहीं था। सबको अपनी जान सलामत रखने की पड़ी हुई थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा सन्नाटा पसरा पड़ा था। बहुत भारी पल थे ये उन सब मासूमों के लिए। नवाब को गेम्स हॉल में 20-25 लोग मिले जो कि डरे सहमे से थे। उन्हें हालातों का अच्छी तरह से पता चल चुका था। उनमें से किसी ने कुछ कहने या नवाब का मुकाबला करने का प्रयत्न नहीं किया। जिंदा रहना चाहते हो तो लाइन लगाकर खामोशी से नीचे हॉल में पहुंच जाओ। गन की नाल हिलाते नवाब गुर्रा उठा। सबने ऐसा ही किया। लाइन लगाकर वे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में पहुंचने लगे। वहां नवाब, शाहिद खान और अदनान की आवाज़ें रह रहकर सुनाई दे रही थीं। वे सब लोग हॉल के बीचों बीच बैठे थे। अदनान ने उनकी गिनती की थी। वे कुल 88 लोग थे। हर कोई सहमा सा, डरा, खौफ से भरा। उसी हॉल में 100 से ज़्यादा लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इससे ज़्यादा डरावना वक्त उनके लिए और क्या हो सकता था। वो सब रह रहकर कांप उठते थे। उन्हीं लोगों में जगमोहन, सोहनलाल और नानिया खामोश से बैठे सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। तभी अदनान उसी स्वर में कह उठा, मैं एक बार फिर यहाँ सब तरफ नज़र मार कर आता हूँ कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है। तुम? अदनान ने शाहिद से कहा। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत तक देख के आओ। छत के नीचे आने का रास्ता बंद होना चाहिए। कोई छिपा मिले तो ख़त्म कर दो। हमारे पास बंदक ठीक संख्या में मौजूद है। शाहिद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अदनान रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता क्या उठा, सारे दरवाजे एक बार फिर चेक करो। मैं नहीं चाहता कि कोई पुलिस वाला अचानक भीतर घुस आए। शाहिद और अदनान अपने कामों में व्यस्त हो गए। नवाब और खान गने थामे उन लोगों के गिर्द घूम रहे थे। हर कोई सहमा सा उन्हें भय भरी नज़रों से देख रहा था। एकाएक नवाब बैगों की तरफ बढ़ा और छोटा बैग उठाकर वहीं नीचे बैठ गया। गन पास रखी और बैग खोलने लगा। फिर नज़रें उठाकर खान की तरफ देखा तो खान को अपनी तरफ देखते पाया। नशा उतर गया साला, नवाब क्या उठा। जल्दी कर, कहने के साथ ही खान ने अपना ध्यान हॉल में बैठे लोगों की तरफ लगा दिया।
अदनान और शाहिद वहाँ नहीं थे। जगमोहन के लिए ये मौका अच्छा था। रिवॉल्वर पास में थी, वो दोनों को ख़त्म कर सकता था। बार बार यही सोच रहा था जगमोहन इस वक्त। परंतु गोलियों की आवाज़ें सुनते ही उन दोनों ने भाग किया जाना था और गनों से इन सब पर गोलियों की बौछार कर देनी थी। तब उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना था और जगमोहन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लाशों की संख्या बढ़े। एक्शन में आने के विचारों को जगमोहन अपने भीतर ही दबाए रहा। जगमोहन ने नवाब की तरफ नज़र मारी और समझ गया कि वह नशा ले रहा है। खान उसे बेहद सतर्क इंसान लगा। उसकी नज़र हर तरफ जा रही थी, जैसे कहीं दुश्मन छुपा हो। उसी पल एक आदमी खान से कह उठा, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उठो। खान ने उसे देखकर दोनों हाथों में दबी गन को हिलाया। यहाँ आ जाओ। मैं कुछ कहना। मैंने कहा है बाहर आओ, खान गुर्राया। वो व्यक्ति घबराया सा उठा और लोगों के बीच में से जगह बनाता बाहर आ गया। खान उससे 5 कदमों की दूरी पर था। तुम लोग, उसने कहना चाहा। तर 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 तर। तभी खान की गन गरजी और उसने जिस्म में कई छेद बना दिए। वो तीव्रता से झटका खाकर पीछे को जा गिरा, फिर हिल भी ना सका। देखने वाले हक्के बक्के रह गए। कईयों ने आंखें बंद कर ली। नशा लेने में मस्त नवाब हंसकर कह उठा, मारो सालों को। कोई और है जो हमसे बात करना चाहता हो? खान दहाड़ उठा, है तो सामने आ जाओ। किसी की आवाज़ भी नहीं निकली, कोई हिला तक नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ हमारी सुनो, हमारी मानो। अपनी कहने की चेष्टा मत करो। चुप रहोगे, बेहरकत रहोगे तो इसी में तुम लोगों की जान की सलामती है। जो हमें पसंद ना आया उसे हम मार देंगे। तभी ऊपर की मंजिल पर कहीं गन की तर 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 सुनाई दी। मारो मारो। नशा लेता नवाब बड़बड़ा उठा, हम यहाँ तुम लोगों की सुनने नहीं आए, अपनी कहने आए हैं। हमारी सुनो और वही करो जो हम कहते हैं। सब चुप। गहरा सन्नाटा, जैसे सांसों की आवाज़ें उठती महसूस हो रही थी। तभी शाहिद आ पहुंचा वहाँ। छत का लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था, बंद कर दिया। शाहिद बोला। वो भी लोगों की तरफ गन तान चुका था। ऊपर 2 आदमी छिपे मिले। हमेशा के लिए सुला दिया उन्हें। यह गन भी क्या कमाल की चीज़ है। इसका आविष्कार करने वाले ने कितनी मेहनत की होगी। उससे ज़्यादा मेहनत अब हम कर रहे हैं, खान ने सतर्क भाव में कहा। तड़ तड़ तड़। उनके कानों में गन का मुंह खुलने की आवाज़ पड़ी। मैं अदनान की तरफ जाता हूँ, कहकर खान एक तरफ तेजी से बढ़ता चला गया। शाहिद ने सब लोगों पर निगाह मारी, फिर नवाब को देखा। बस कर, शाहिद ने नवाब से कहा। नवाब हंसकर कह उठा, जल्दी क्या है, अब तो कई दिन यहीं रहना है। यह अच्छा किया मैंने जो महीने का नशा ले आया। शाहिद ने कुछ नहीं कहा। गन लोगों पर ताने घूमता रहा, नज़र रखता रहा। जल्दी ही अदनान और खान वापस लौट आए। सब ठीक है? अदनान ने ऊंचे स्वर में पूछा। ठीक है, शाहिद ऊंचे स्वर में बोला। अदनान ठटक कर लाशों को देखता कह उठा, चलो, यहाँ बिखरी लाशें इकट्ठी करो और उस तरफ ढेर लगा दो। सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, जल्दी करो, जल्दी करो। वो 10 लोग तेजी से इसी काम पर लग गए। नवाब ने तबीयत से नशा किया। 20 मिनट लगा दिए इस काम में। उसके बाद बड़े बैगों को खोल खोल के भीतर पड़ा सामान चेक करने लगा। एक बैग से उसने सैटेलाइट फ़ोन निकाला। बैगों में ग्रेनेड, RDX और फालतू राउंड थे। गनों के 4 लोडेड पिस्टल भी मिली। 3.5 फुट लंबा ग्रेनेड लॉन्चर भी मिला, जिससे ग्रेनेड को 300 मीटर दूर तक फेंका जा सकता था। अली ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। ग्रेनेड तो ऐसे भर दिए जैसे सेब भर दिए हों बैगों में। नवाब बड़बड़ा उठा और 2 ग्रेनेड उठाकर खड़ा हो गया। तभी खान पास आया। क्या कर रहा है? जांच रहा हूँ कि ग्रेनेड काम भी करते हैं, फुस हैं, नवाब कहकर हौले से हंसा। जांच ले उधर खिड़की के पार। वहीं जा रहा हूँ, तू सैटेलाइट फ़ोन को चालू कर, कहकर नवाब खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की पर खड़े मत होना, बाहर कोई हो सकता है। ध्यान है मुझे इस बात का, ट्रेनिंग में मैंने बहुत अच्छी तरह सीखा था ग्रेनेड फेंकना। नवाब एक खिड़की के ऊपर पहुंचा जो कि बंद थी। उसने खिड़की खोली, सिटकनी हटाकर एक पल्ला जरा सा खोला और दांतों से ग्रेनेड की पिन निकालकर ग्रेनेड को बाहर उछाल दिया। 3 पल बीते कि बाहर जोरदार धमाका हुआ। नंबर 1 माल दिया है लीडर ने। नवाब ने इसी प्रकार दूसरा ग्रेनेड फेंका। पहले की तरह ही जोरदार धमाका हुआ। ये ठीक है, नवाब बड़बड़ाया, मैं सारी दिल्ली को मसल दूंगा। नवाब ने एक पल के लिए बाहर झाँका तो एक कार जलने की झलक मिली। उसने खिड़की बंद की और वहाँ से हट गया। खान ने सैटेलाइट फ़ोन चालू किया और फ़ोन की लिस्ट डायरी देखी। वहाँ 3 नंबर पहले से ही फीड थे। खान समझ नहीं पाया कि ये 3 नंबर किसके हो सकते हैं। फ़ोन लेकर वो अदनान के पास पहुँचा। सैटेलाइट फ़ोन में पहले से ही नंबर फीड मतलब दर्ज है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसके नंबर हो सकते हैं। 10 लोग बिना रुके लाशें इकट्ठी करके एक तरफ ढेर लगा रहे थे। शाहिद बहुत सतर्कता से उन सब लोगों पर नज़र रख रहा था। अदनान ने सैटेलाइट फ़ोन की लिस्ट देखी और गंभीर स्वर में कह उठा, ये नंबर लीडर ने हमारे ही फीड किए हैं। एक नंबर अली का होगा, दूसरा लीडर का, तीसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकता।
तो अब मैं क्या करूं? पहले वाले नंबर पर कॉल लगाऊं? खान ने ऐसे ही किया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। 2 बार बेल बजने के पश्चात उधर लीडर की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो लीडर, मैं दल नंबर 1 से बोल रहा हूँ। खान, मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली। लीडर का उत्साह से भरा स्वर कानों में पड़ा। हम सफल रहे। रॉयल नाइट क्लब पर अब हमारा कब्जा है। हमने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा और 88 लोग हमारे बंधक हैं। कमाल कर दिया तुम लोगों ने। लीडर का खुशी से भरा स्वर कानों में पड़ा। मैं जानता था दल नंबर 1 सबसे काबिल है। अब हम क्या करें? वहीं रहो और फ़ोन में 3 नंबर फीड हैं। एक तुम्हारा है, बाकी दो। दूसरा नंबर अली का है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे निर्देश तुम लोगों को अली ही देगा। ज़रूरत पड़ने पर मैं भी तुम लोगों से बात करूंगा और तुम लोग मुझसे भी बात कर सकते हो। शेर बनकर रहो। किसी बात की फिक्र मत करना। मेरे आदमी इस नाइट क्लब के आसपास ही हैं। बहुत जल्दी वहाँ पुलिस होगी। लेकिन तुम लोगों के पास जब तक बंधक है तब तक तुम लोगों को कोई टेढ़ी आंख भी नहीं देख सकता। बंधक तुम लोगों की जान की गारंटी है। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं तुम लोगों को बाहर की हरकतों की खबर देता रहूँगा। 88 लोग बंधक हैं। 100 से ज़्यादा को मारा, क्या खूब। एक लाश पर 10-10 हज़ार ग्रुप के चारों को मिलना है। खान ने जैसे याद दिलाया। हाँ, ऐसा ही कहा था अली ने मुझसे कहने को। लाशों की गिनती कैसे होगी? दिल्ली के अखबार देर सवेर में लाशों की संख्या के बारे में अखबारों में लिखेंगे। उसी संख्या पर ही तुम लोगों का हिसाब हो जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ कि तीसरा फ़ोन नंबर किसका है? वो दिल्ली के नंबर 1 न्यूज़ चैनल सबसे आगे का है। जल्दी वो वक्त भी आएगा जब तुम लोग अली के बताए अनुसार अपनी मांगें सबसे आगे न्यूज़ चैनल को बताओगे। बाहर की खबरें मैं तुम्हें देता रहूँगा। क्लब में कहीं टीवी होगा, वो चालू करके रखो। उससे तुम सबको बाहर के हालातों का पता चलता रहेगा। मैं फिर बात करूँगा। खान ने फ़ोन बंद किया और 5 कदम दूर खड़े अदनान से बोला, यहाँ टीवी ढूंढो और उसे चलाकर ऐसी जगह रखो कि हम बाहरी खबरें जान सके। अभी टीवी ढूंढता हूँ। तुमने अभी लीडर से बात की? अदनान ने पूछा। हाँ। दूसरा नंबर अली का है, तीसरा सबसे आगे दिल्ली के न्यूज़ चैनल का। अली से भी बात कर लो, तब तक मैं टीवी ढूंढता हूँ, कहकर अदनान वहाँ से आगे बढ़ गया। खान ने सैटेलाइट फ़ोन की लिस्ट से दूसरा नंबर मिलाया और कान से लगा लिया। तभी नवाब पास पहुंचा। हाथ में गन थाम रखी थी। किससे बात कर रहा है? अली से। उससे वो बात भी कर लेना। एक लाश पर दल के चारों को 10-10 हज़ार देगा, नवाब ने मुस्कुराकर कहा। दूसरी तरफ बेल जाने लगी थी। लीडर से बात कर ली है, अली से भी कर लूँगा। तभी दूसरी तरफ से अली की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो जनाब, मैं खान बोल रहा हूँ दिल्ली से। जल्दी से क्या उठा? काम शुरू किया कि नहीं? कर दिया। रॉयल नाइट क्लब 88 बंदूकों के साथ हमारे कब्जे में है। 100 से ज़्यादा लोगों को हमने शूट किया है। शानदार काम किया है तुमने। पाकिस्तान का सिर फक्र के साथ ऊंचा कर दिया। अली का उत्साह से भरा का सर कानों में पड़ा। अभी तो ये शुरुआत है। मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम अदनान, नवाब और शाहिद कोई बड़ा काम करके दिखाओगे। अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना। दिल्ली को सबक सिखाना है। उन्हें बताना है कि पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखोगे तो पाकिस्तान बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान को। हम हिंदुस्तान को बर्बाद करके ही लौटेंगे। खान ने दांत भींच कर कहा। जानता हूँ मेरे शेरों में बहुत दम है। तुम लोगों को दी ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी। लीडर ने बताया कि हर एक लाश पर ग्रुप के सब लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। हाँ, ये इनाम है तुम लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा लाशें गिराओ, इतनी कि दिल्ली में रोने वाला ना बचे। ऐसा ही होगा जनाब, खान ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। सरहद पार करते ही पूरा पाकिस्तान तुम सब शेरों का स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। समझा दो हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान में शेर रहते हैं। अब हम क्या करें? अभी तो खेल शुरू है खान। बंदूकों पर कब्जा रखो। थोड़ा वक्त बीतने दो। दहशत फैलने दो दिल्ली में। सैटेलाइट फ़ोन में सबसे आगे न्यूज़ चैनल का नंबर दर्ज है। उधर से अली जोश भरे स्वर में कह रहा था। मैंने देखा है जनाब। न्यूज़ चैनल को फ़ोन करो। उन्हें बताओ कि हमने इतनी लाशें गिराई हैं और 88 बंधक हैं। अगर हमारी मांगें ना मानी गई तो हम सब बंधकों को मार देंगे। वो पूछे मांगे क्या है तो कहना कल फ़ोन करके बताऊंगा। इससे पूरी दिल्ली दहशत में डूब जाएगी। खबर फैलते ही दिल्ली की सारी मशीनरी में हड़कंप मच जाएगा। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली वालों को ज़्यादा से ज़्यादा खतरे का एहसास हो, तभी तो वो हमारी बात मानेंगे। मैं अभी ऐसा ही करता हूँ। करो करो। अब तुम चारों आज़ाद हो, जिसे मन करो उसे मारो। न्यूज़ चैनल से अच्छी तरह बात करना। आप निश्चिंत रहें जनाब, मैं बाद में बात करूँगा। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा खूंखार बना के रखना, सख्त कठोर, क्योंकि अब तुम लोगों ने दिल्ली पर शासन करना है। बातचीत बंद हो गई। पास खड़ा नवाब क्या उठा। एक लाश पर 10 हज़ार वाली बात की? हाँ, वो पैसा हमें अली देगा। खान ने खतरनाक स्वर में कहा। अब देखना तुम। नवाब वहाँ बैठे लोगों को देखता दरिंदगी से क्या उठा। काम हो जाने के बाद इन सबको और बाहर निकलकर दिल्ली की सड़कों पर लाशें ही लाशें बिछा दूंगा। इतनी लाशें कि दिल्ली के लिए गिनना भी कठिन हो जाएगा।
तभी अदनान दूसरी तरफ से आता वहाँ सहमे से बैठे लोगों से कह उठा, 2 लोग उठो, उधर से टीवी लाना है। जगमोहन फौरन उठा। एक अन्य आदमी भी उठा। मेरे साथ आओ, अदनान ने गन के इशारे से चलने को कहा। जगमोहन और वो आदमी अदनान के साथ भीतर की तरफ कहीं चले गए। नवाब शाहिद के पास जा पहुंचा था। दोनों के हाथों में गनें थमी थी। जिंदा रहना चाहते हो तो खामोश रहो, हमारी बातें मानते रहो, कोई भी शरारत मत करना। तभी रेस्टोरेंट की तरफ से आहट सी उभरी। नवाब और शाहिद की नज़रें मिली। शाहिद ने नवाब को इशारा किया तो नवाब दांत भींचे गन थामे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। चंद पलों में ही वो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर था। 2 पलों तक वहीं खड़ा भीतर की आहटें लेने की कोशिश करता रहा, परंतु कोई आवाज़ नहीं उभरी। दरवाज़ा खुला था। नवाब सतर्कता से गन थामे भीतर प्रवेश कर गया। कौन है यहाँ? नवाब गुर्रा कर बोला। जवाब में शांति छाई रही। 2 पल बीते, 4 पल बीते, कुछ पल और बीते। नवाब की खूंखारता भरी निगाह हर तरफ घूमती रही। जो भी है सामने आ जाओ वरना। इसी क्षण दरवाजे के पीछे मौजूद 40-50 बरस के एक व्यक्ति ने नवाब पर छलांग लगा दी। नवाब इस हमले से खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिरता चला गया। गन भी हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। वो आदमी भी नीचे गिर पड़ा था। वो जल्दी से उठा और गन की तरफ लपका। नवाब ने दांत भींचे उसकी पिंडली पकड़ ली। वो लड़खड़ाया और धड़ाम से नीचे जा गिरा। नवाब फुर्ती से आगे सरका और उसके ऊपर जा चढ़ा। उसका सिर पकड़कर जोरों से फर्श पर मारा। वो गला फाड़कर चीखा, साले कुत्ते! नवाब गुर्राया, तू हमारी जीत को हार में बदलना चाहता है? नवाब तुरंत उसके ऊपर से उठा और आगे बढ़कर नीचे पड़ी गन उठा ली और उसकी तरफ पलटा। तड़तड़ तड़तड़ गन का मुंह खोल दिया। ढेरों गोलियां उस आदमी के जिस्म पर जा धंसी। वो तड़प कर शांत पड़ गया। दरिंदगी बरस रही थी नवाब के चेहरे पर। गन थामे नवाब ने खतरनाक अंदाज में पूरा रेस्टोरेंट चेक किया कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं, परंतु वहां सब लाशें ही मिली। नवाब वापस हॉल में आ पहुंचा। शाहिद ने नवाब को देखा तो नवाब वहशी मुस्कान के साथ कह उठा, हम शेर किसी के काबू में आने वाले नहीं, कभी नहीं। शाहिद दृढ़ता से कह उठा। खान ने सबसे आगे न्यूज़ चैनल को फ़ोन किया। हेलो। फ़ौरन ही रिसीवर उठाया गया। दोस्तों, खान खतरनाक स्वर में कह उठा, अब हम दिल्ली में छा जाने वाले हैं। कौन हो तुम? उधर से आवाज़ आई। तुम लोग हमें आतंकवादी कहते हो, जबकि हम जंग लड़ने वाले शेर हैं। क्या कहना चाहते हो? किसी जिम्मेवार आदमी से मेरी बात कराओ। खान ने कहा। तुम जिम्मेदार आदमी से ही बात कर रहे हो। मैं सबसे आगे न्यूज़ चैनल का चीफ है रिपोर्टर विनय बिहारी हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। हम दिल्ली पर कब्जा करने जा रहे हैं। तुम हो कौन? अपनी भाषा में तुम आतंकवादी कह लो। खान कहते हैं मुझे। खान? कहाँ के रहने वाले हो तुम? बेकार के सवाल मत करो। सुनना चाहते हो तो काम की बात सुनो। खान ने शांत स्वर में कहा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? विनय बिहारी की सतर्क आवाज़ कानों में पड़ी। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में रॉयल नाइट क्लब को जानते हो? कहते रहो। वहाँ पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। 100 से ज़्यादा लाशें मेरे सामने पड़ी हैं। 88 लोग बंधक बने चूहों की तरह मेरे सामने बैठे हैं। हम उन्हें कभी भी गोलियों से भून सकते हैं। खान ने खतरनाक स्वर में कहा। चाहते क्या हो तुम लोग? अगर हमारी मांगें दिल्ली ने ना मानी तो हम दिल्ली को शमशान बना देंगे। क्या मांगे हैं तुम लोगों की? तभी खान के कानों में पुलिस सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो खेल शुरू हो गया रिपोर्टर साहब। बाहर पुलिस सायरन चीख रहे हैं। क्या मांगे हैं तुम लोगों की? ये कल बताऊंगा। जान लो कि हमारी मांगें ना मानी गई तो इन 88 बंदूकों को हम मार डालेंगे। उसके बाद और भी लोग मरेंगे। हम दिल्ली को जीतने आए और जीत कर ही जाएंगे। खान दरिंदगी से बोला। तुम अपनी मांगें अभी क्यों नहीं बता देते? हो सकता है कि रातों रात ही दिल्ली सरकार तुम लोगों की मांगें पूरी कर दे। अभी खेल बाकी है। कैसा खेल? रात बीतने दो, देखते रहो। अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। रात भर में पूरी दिल्ली हिल जाएगी। तुम्हारा मतलब कि कहीं और भी कुछ होगा? देखते रहो, पता चल जाएगा। खान की आवाज़ में वहशी भाव आ गए थे। कितने लोग हो तुम? एक ही बार में सब कुछ जान लेना चाहते हो? खान व्यंग भरे अंदाज में हंस पड़ा। बताओ कितने लोग हो तुम? वे बातें ये बातें फिर के लिए रहने दो। जो मैंने कहा है वो याद रखो। 100 से ज़्यादा लाशें मेरे सामने पड़ी हैं। 88 लोग बंधक हैं जिन्हें हमारी मांगें न मानने पर मार दिया जाएगा। हम साउथ एक्सटेंशन के रॉयल नाइट क्लब में हैं। मैं कल फिर फ़ोन। सुनो तो। क्या है? तुम लोग कौन हो? क्यों पूछ रहे हो? यूं ही थोड़ी सी जानकारी। इससे हमारी खबरों को दम मिलेगा कि हमने तुम लोगों के बारे में बताया। हमारे चैनल को हर कोई गंभीरता से सुनेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार तुम लोगों की मांगें मान ले। तुम मांगों के बारे में बता देते तो खेल अभी जारी है। खान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। बाहर पुलिस सायरनों की आवाज़ें बराबर गूंज रही थी। नवाब एक खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखने का प्रयत्न कर रहा था। इधर आ, शाहिद ने नवाब से कहा। नवाब वहाँ से उठा और शाहिद के पास आ पहुँचा। बेवकूफ़, बाहर से वो गोलियां चला देंगे, तू मरेगा। कुछ देर की बात है, जब उन्हें पता चलेगा कि क्या हो गया है फिर वो सीधे हो जाएंगे। नवाब हंसा। तू उधर मत जा।
नवाब गन थामे लापरवाही से शाहिद के पास से हट गया। अदनान की देख रेख में जगमोहन और दूसरा आदमी टीवी को ले आए थे और बार काउंटर पर रख दिया था। ठीक है, अब केबल की तार भी किसी तरह यहाँ लाओ, जल्दी करो, अदनान कठोर स्वर में बोला। जगमोहन और वो आदमी उस तरफ पुनः बढ़ गए जहाँ से टीवी लाए थे। अदनान गन थामे दोनों पर कड़ी नज़र रख रहा था। मुझे तो डर लग रहा है, वो आदमी जगमोहन के कान में फुसफुसाया। चुप रहो, हम बातें करें, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, जगमोहन दबे स्वर में बोला। वो दोनों किसी तरह केबल की तार को बार काउंटर पर रखे टीवी तक ले जाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु तार छोटी थी। तार छोटी है, जगमोहन ने संभले स्वर में अदनान से कहा। तो तार लंबा करो, अदनान गुर्राया। कैसे लंबा करूँ? जगमोहन ने आसपास देखा। यहाँ केबल का कनेक्शन और भी होगा, वहाँ से तार काटकर इस तार को लंबा करो। तुम बहुत देर लगा रहे हो, जल्दी करो, केबल का दूसरा कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो। जगमोहन और वो आदमी उस इमारत में केबल का दूसरा कनेक्शन ढूंढने लगे। अदनान गन थामे साई की तरह उनके साथ था। जल्दी उन्हें केबल का दूसरा कनेक्शन मिल गया। पुलिस सायरन की आवाज़ें बराबर उन्हें सुनाई दे रही थी। नवाब गन थामे कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां से बाहर स्पष्ट तौर पर देख सके। जल्दी उसे एक ऐसी खिड़की मिल गई। उसने नीचे वाले हिस्से से खिड़की का थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। मात्र 15 कदमों के फासले पर पुलिस ही पुलिस दिखी। कई पुलिस गाड़ी खड़ी थी, उनके ऊपर लगी लाल लाइटें चमक रही थी। दूर खड़े लोग भी दिखे। नवाब के होठ सिकुड़ गए। कुछ पल वो बाहर देखता रहा, फिर गन को कंधे में फंसाते वहां से हटा और बैगों की तरफ बढ़ गया। खान ने उसकी तेजी देखी तो पूछा, क्या बात है? बाहर बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो चुके हैं। वो शायद सोच रहे हैं कि भीतर कैसे प्रवेश किया जाए। वो ऐसा सोच रहे हैं तो यकीनन बेवकूफ़ हैं, खान ने कड़वे स्वर में कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? उन्हें समझा दूं कि भीतर आने की सोचना भी मना है, कहते हुए नवाब ने बैग में से 4 ग्रेनेड निकाले और वापस खिड़की की तरफ बढ़ गया। हाथ में सैटेलाइट फ़ोन थामे खान उसके साथ हो गया। बोला, इसके लिए तुमको खिड़की खोलनी पड़ेगी। खोलूंगा। पुलिस वाले खिड़की खुलती पाकर तो आनन फानन में गोलियां चलाने से रहे। आगे बढ़ते नवाब ने कहा, अभी तो उन्हें ठीक से पता भी नहीं होगा कि क्या हो चुका है, वो अटकलें लगा रहे होंगे। खिड़की के पास पहुंचकर नवाब ने चारों ग्रेनेडों को नीचे रखा और थोड़ा सा पर्दा हटाकर खिड़की की सिटकनी खोलता बोला, लीडर ने असला तगड़ा भेजा है, बढ़िया भी है और ख़त्म ही नहीं होने वाला। सामान ठीक से इस्तेमाल करना है। खान ने झुककर ग्रेनेड उठाया। क्या पता हमें यहाँ कितना वक्त लग जाए। तुम देखना खान, दिल्ली की फूंक सरक जाएगी। तुमने न्यूज़ चैनल को खबर कर दी कि? कर दी। बस तो अब क्या देर है, चैनल ने हमारे बारे में खबरें देनी शुरू कर दी होंगी। नवाब ने खिड़की का एक पल्ला खोल दिया। बीच में लोहे की ग्रिल लगी थी। खान ने झांका। 15 कदमों पर कई पुलिस वाले खड़े थे। इस वक्त वे खिड़की की तरफ ही देख रहे थे। खान ने ग्रेनेड का पिन दांतों से दबाकर निकाला और हाथ में थमे ग्रेनेड को लोहे की ग्रिल से बाहर निकाला और उनकी तरफ उछाल दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो पुलिस वाले को सोच भी ना सके। ग्रेनेड को खान ने पुलिस वालों के बीच गिरते देखा। अगले ही पल कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। चीखों की आवाज़ें भीतर तक सुनाई दी। नवाब ने फुर्ती से एक के बाद एक तीनों ग्रेनेड बाहर फेंके। धमाकों से दहल उठा था वातावरण। नवाब ये काम करके खिड़की का पल्ला बंद कर चुका था। पर्दा आगे सरका चुका था। जगमोहन और वो आदमी केबल की तार लंबी कर चुके थे और टीवी में लगा दी थी। सबसे आगे न्यूज़ चैनल लगाओ, अदनान ने जगमोहन से कहा। जगमोहन तुरंत इस काम में लग गया। इसके साथ ही अदनान ने ऊंचे स्वर में खान से कहा, न्यूज़ चैनल सबसे आगे से बात करो, उन्हें बताओ कि बात कर चुका हूँ, सब बता चुका हूँ, खान ने कठोर स्वर में कहा। तभी जगमोहन ने सबसे आगे न्यूज़ चैनल लगा दिया। वहाँ उन्हीं के बारे में, रॉयल नाइट क्लब के बारे में ही बताया जा रहा था। सनसनी फैल चुकी थी। 10 बजे राजौरी गार्डन का रिहायशी इलाका, राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल। स्कूल में आज वार्षिक उत्सव था। शाम 7 बजे से ही उत्सव शुरू हो गया था। एक तरफ स्टेज बना था, यहाँ बच्चे अपनी कला का जौहर दिखा रहे थे। म्यूजिक से नाच थिरक रहे थे। कोई आता तो चुटकुले सुनाता। हर कोई उत्सव की खुशी में मगन था। किसी को किसी का होश नहीं था। दर्शक थे स्कूल के बच्चे और उनके माता पिता और टीचरें, जो कि स्टेज के सामने ही कुर्सियों पर बैठे थे। दूर तक बिछी थी कुर्सियाँ, उन पर रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग मौजूद थे। जिन्हें जगह नहीं मिली थी वे खड़े थे और कुछ थकान की वजह से यूं ही नीचे बैठ गए थे। उत्सव जारी था। अनाउंसर माइक थामे ऊंची आवाज़ में बता रहा था कि अगला प्रोग्राम क्या उनके सामने आने वाला है और किस क्लास के बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तरफ स्कूल की कैंटीन थी, जहाँ से बच्चे लगातार खाने पीने का सामान लाते जा रहे थे। स्पीकर से स्कूल के सारे हिस्सों में आवाज़ें आ जा रही थीं। तभी स्टेज पर नया प्रोग्राम शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे जानवरों वाली ड्रेसें पहने स्टेज पर आकर अपना प्रोग्राम पेश करने लगे थे।
चूंकि लोगों को इस बात की भी जानकारी थी कि स्कूल के समारोह में फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस भी आने वाली हैं जो कि कभी इस स्कूल में पढ़ा करती थी, इसलिए उस एक्ट्रेस को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के माता पिता आए हुए थे। इस वक्त स्कूल के उस ग्राउंड में 1500 से 2000 तक लोग मौजूद थे या फिर कुछ ज़्यादा। 10:20 पर स्कूल के गेट पर वर्दी पहने खड़े दोनों वॉचमैन भी आज उत्सव के रंग में रंगे थे। लोगों का भीतर बाहर जाना बराबर जारी था। ऐसे में किसी को रोकने या पूछने का कोई मतलब ही नहीं था। ड्यूटी के नाम पर प्रवेश गेट पर कुर्सियों पर बैठे अपना वक्त बिता रहे थे। कभी उधर कभी उठकर टहलने लगते। वे जानते थे कि यह प्रोग्राम 11 बजे तक चलना है। गेट पर आते जाते लोगों के बीच एकाएक वॉचमैन उठा और उसने बड़े बड़े बैगों के साथ भीतर जाते तीनों को रोका। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वॉचमैन ने कहा। वे तीनों थे, आबू, नदीम, असलम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।